इस वक्त मेरे साथ हैं सईद अहमद साहब की एरिया जोरा बीबी और उनके साथ इनके बड़े साहबजादे इरफान सईद, जो कि तकरीबन ये फैमिली भी 1 साल तक भारतीय जेलों में कैद रही। जोरा बीबी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये कैसा रहा आपका तजुर्बा कि आप लोग भारत गए और एकदम से जाके आपको जेलों में कैद कर दिया गया? कैद भी किया तो ऐसा किया कि बच्चे अलग हो गए और बच्चे भी आपस में दो बेटी और 2 बेटे मेरे, उनको भी अलग अलग कर दिया गया। हालांकि बच्चे छोटे छोटे थे लेकिन उनको कभी मिलने नहीं देते थे। और जब मुझे लेके गए, मेरी बड़ी बेटी को साथ लेके गए, जब मुझे वहाँ से पुलिस स्टेशन से दूसरी तरफ वहाँ रखने का इंतज़ाम मेरा दूसरी तरफ लेके गए और बच्चों को मेरे पीछे जो है बच्चों को ले जाके वहाँ अपने कोल्हापुर जेल में डाल दिए इन्होंने। इरफान, आप कितने बड़े थे उस वक्त? आपके साथ कौन था उस रिमांड रूम में? मेरे साथ तो और भी बहुत से लोग थे और तक मेरी एज जो थी 9 से 10 साल की एज थी। मैं उस वक्त 5th क्लास में पढ़ता था। तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत से समझ जो घरेलू काम होते हैं वहाँ हमने वो भी किए हैं। ना हमें पढ़ने देते थे, ना किसी चीज़ का नमाज तक हम लोगों को नहीं पढ़ने देते थे। आपके छोटे भाई अरसलान भी आपके साथ? जी, मेरे छोटे भाई मेरे साथ थे, तो हम दोनों साथ रहते थे। मारा जाता था आप लोगों को? बस इसी बात पे कभी मारा जाता था कि हमें अपनी बहनों से मिलना होता था, माँ बाप से मिलना होता था, उस बात पे मारते थे कि आप लोग नहीं जा सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, स्कूल नहीं जा सकते, पढ़ नहीं सकते। इस बात पे थोड़ा बहुत मारते थे हमें। अच्छा जोरा बीबी, एक चीज़ और कि वहाँ ये सारी जब रिहाई मुमकिन किस तरह से हुई और आप लोग जब पाकिस्तान आए, सईद साहब तो वहीं पे थे क्योंकि आप लोगों की तो 1 साल में रिहाई हो गई। ये पूरा अरसा आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान भी इस 13 साल कैसा गुजरा आप लोगों को? परेशानी तो घर का बड़ा जाने के बाद बच्चों की पूरी जिम्मेदारी, पढ़ाई है, घर का कोई ठिकाना नहीं था। घरों किराए के घर से इधर से उधर भागते रहे। और फिर उसके बाद बेटियों की शादी का मौका आया, उसमें भी मैं अकेली, क्योंकि मेरे माँ बाप में कोई भी नहीं था। तो ये मेरे सब उधर थे, उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई। और ये सब इरफान एक ऐसे अरसे में कि आप लोगों के पास लीगल पासपोर्ट भी था, सब कुछ मौजूद था, उसके बावजूद भी आप लोगों को बेजा मुकदमात में फंसा दिया गया, आपके वालिद को फंसा दिया गया। आप तो छोटे थे, इतनी ज़्यादा आपको अकल शऊर भी नहीं था। आपके भाई, आपकी बहनें, आप लोगों के ऊपर अपनी वालदा के साथ किस तरह से बातचीत रहती थी, किस तरह से वो दिन गुजरे? बस हमारा तो अब समझ लें वालिद साहब तो थे ही नहीं। जो भी हंसी खुशी गम था वो माँ थी, 2 बहनें थीं, छोटा भाई था, उन्हीं की पढ़ाई लिखाई, बहनों की शादी हम लोगों ने खुद ही की। समझ लें बहुत मुश्किल वक्त हम लोगों ने जो है वो 13 साल गुजारे हैं। अच्छा, एक तरफ इस तरह के आप लोग, आपके वालिद के इस तरह के बेजा मुकदमात में पाकिस्तानी कैदियों को कैद कर देना, एक इतना अरसा ज़ाया कर देना ज़िंदगी का, और दूसरी तरफ वहाँ की हुकूमत और वहाँ के लोगों की तरफ से सरबजीत सिंह के हवाले से कहा जाता है कि उनको रिहाई दे दी जाए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि जब इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि उसके कानून की कोई भी केस हो, जिस तरह का भी केस हो, आप उसको रिहाई दे दें इंसानी बुनियाद पे, जबकि वो सीरियस केसेस में मुलव्वस है। मेरे वाले साहब ने ना कोई कत्ल किया, ना कोई टेररिस्ट हैं, तो किस वजह से उनके 13 साल ज़ाया किए गए? जबकि उनके ऊपर 2 मरतबा केस चलाया गया, ख़त्म भी हुआ, फिर भी उन्हें ओवर स्टे रखा। कोई ऐसा सीरियस मैटर भी नहीं था। और वो कहते हैं कि सरबजीत सिंह को छोड़ दें, जबकि उसने इतने सीरियस केसेस में वो मुलव्वस हो चुका है। ठीक है जोरा बीबी, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपने इसके अलावा हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे जो दूसरे जो कैदी आपके हस्बैंड के साथ वहाँ पे रहे, उनकी रिहाई के हवाले से, या भारतीय हुकूमत के हवाले से आपको देना चाहेंगे पैगाम? भारतीय ये हो चाहे इंडियन, भारतीय हो चाहे पाकिस्तानी हो, उनको ये देखना चाहिए कि किसकी वजह से किसका कितना नुकसान हो रहा है। मासूम बच्चों की ज़िंदगियां तबाह हो रही। मेरे शोहर ने या मेरे बच्चों ने या मैंने कोई कसूर हमने नहीं किया था, फिर भी हमें इतना अलग रखा गया और हमारे पे मतलब बल्कि बच्चों को ननिहाल वालों को दे सकते थे लेकिन वो उनको मिलने तक नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप के घर वाले में उनको इतना पीछे उनको तंग करना शुरू कर दिया उन्होंने कि वो पीछे बिल्कुल हमारे करीब कोई नहीं आ सके। तो इसमें ये समझ में आता है कि कसूरवार और बेकसूर दोनों एक ही इसमें ये कर रहे हैं।
तो इनको दोनों को चाहिए कि जिसको जो कसूरवार है उसके हिसाब से सज़ा दें, उसको उतनी तकलीफ दें, और जो बेकसूर हैं उनको अपने अपने मुल्कों को जाने की इजाज़त दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ोरा बीबी आपका और इरफान आपका। व्यूअर्स, आपने देखा कि यहाँ पे ज़ोरा बीबी और इरफान, ज़ोरा बीबी सईद अहमद साहब की एहलिया और इरफान सईद साहब के बड़े साहबजादे, इनका यही कहना है कि दोनों तरफ की हुकूमतों को ये देखना चाहिए कि इससे कितने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। ख़ास तौर पे भारतीय हुकूमत को इस बात का एहसास करना होगा कि उनकी जेलों में बेजा तौर पे जो पाकिस्तानी कैदी हैं उनके फिलफौर उनकी रिहाई का इंतज़ाम कि वो करे, वहाँ की सरकार करे, ताकि दोनों तरफ की वो लोग जो कि कैद हैं, जेलों में कैद हैं, उनकी फैमिलीज, उनके घर वाले जिस अजियत से गुजर रहे हैं वो अजियत ख़त्म हो सके। और नाजरीन, ये सिर्फ एक सईद अहमद ही की कहानी नहीं बल्कि इस जैसे कई कैदियों की अपनी अलग अलग कहानियां हैं। अनबराबरी के साथ का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ लेंगे कमर्शियल ब्रेक, आप रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और व्यूअर्स, अब जरा बात कर लेते हैं सियाचिन की। 7 अप्रैल को सियाचिन ग्लेशियर पर 139 पाकिस्तानी फौजी बर्फानी तोदे तले दब गए। इस ठंडी दोजख में पाक भारत फौजें न सिर्फ एक दूसरे से निबर्द आजमा हैं बल्कि यहाँ का यकबस्ता मौसम इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर सियाचिन ग्लेशियर तनाज़े के हल का पैगाम दिया गया और भारतीय फौजों को 1984 की पोजीशन पर वापस जाने का मुतालबा सामने आया है। दूसरी जानिब भारत के मुख्तलिफ हलकों में सियाचिन ग्लेशियर के हल पर आवाजें उठने लगी हैं। भारतीय दानिश्वर इस हवाले से क्या राय रखते हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सियाचिन ग्लेशियर से फौजों की वापसी का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। सियाचिन का मामला, जहां लड़ रही हैं दोनों अफवाज सर्द मौसम से, यहां फौजी हाथों, पैरों और दीगर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पाक फौज अपने 139 जवानों की तलाश में बहुत इन्हिमाक से लगी हुई है। पाक फौज के सरबराह जनरल अशफाक परवेज कियानी ने सियाचिन मसले के हल पर भी जोर दिया है। सियासी हलकों के बाद फौजी सरबराह की जानिब से इस बयान का खैर मकदम किया गया है। इस नागहानी के बाद सियाचिन तनाज़े के हल के लिए सरहद के तरफ से बाज गश्त सुनाई देने लगी है। मुख्तलिफ ऑप्शन सामने आ रहे हैं। पुरानी तलखियों और बदएतमादी के खात्मे की बातें हो रही हैं। भारत और पाकिस्तान के दर्दमंद और दानिश्वर हल्के इस जंगी खित्ते के खात्मे के लिए लिख रहे हैं और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मौजूदा हुकूमतों ने यह मसला हल नहीं किया तो अमन का मौका गंवाने वालों को तारीख जिम्मेदार ठहराएगी। सियाचिन ग्लेशियर के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी और इसी हवाले से हम बात करेंगे मारूफ भारतीय कॉलम निगार कुलदीप नायर साहब से। कुलदीप नायर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सियाचिन की ठंडी दोजख में पाक भारत फौजें निबर्द आजमा हैं, क्या वक्त नहीं आन पहुंचा है सियाचिन के हल का? दोनों मुल्कों को करीब नहीं आने देता, और दूसरा ऐसे ही दोनों तरफ के फौजी मर रहे हैं बेचारे, तो ये इसका एक हल होना चाहिए। एक वक्त आया था कि कुछ थोड़ा सा हल हो चुका था, फिर पता नहीं बाद में क्या हुआ कि क्यों नहीं हुआ। अब इसकी कोशिश होनी चाहिए। जैसे सर क्रीक पे तो सुना है एक मीटिंग भी शुरू हो गई 16-17 मई को, ये अखबारों में लिखा है। तो इसी तरह सर क्रीक के भी साथ ये भी करने या इसके बाद करने, लेकिन जो मसले दोनों बहुत एक सहल से हैं और इसका बहुत असर पड़ेगा माहौल पे। कुलदीप नायर साहब, सियाचिन में 11 सेक्टर में पाकिस्तानी फौजी अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। एक बार फिर यह मामला दुनिया के सामने आया है और इसके हल पर जोर दिया जाने लगा है। सिविल सोसाइटी, दानिश्वरों का इस हवाले से क्या किरदार आप देखते हैं? नहीं, सिविल सोसाइटी चाहती है कि ये जो हिस्सा है नो मैन लैंड हो, उसमें ना उधर के रहें ना इधर के रहें। अब जैसे को पहाड़ियाँ और पहाड़ होते हैं उसी तरह रहें, और ये दोनों एक दूसरे से वायदा करें कि भाई कोई उस पर कब्जा नहीं करेगा। बस सिविल सोसाइटी चाहती है कि भाई आराम से दोनों तरफ रहें, और ये एक मसला जो बिल्कुल तनाज़ा ऐसे बना दिया है इसको ख़त्म करना चाहिए, और जैसे मैंने कहा कि इसे नो मैन लैंड होना चाहिए। अच्छा कुलदीप साहब, यूरोप के बहुत से पड़ोसी ममालिक ऐसे हैं जो माजी में जंगे लड़ते रही हैं, लेकिन कल के दुश्मन आज के बेहतरीन दोस्त हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान और भारत में मजबूत दोस्ती हो जाए तो अवाम पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, और आप क्या समझते हैं कि कहां-कहां इसके असरात देखते हैं? अरे बहुत, ये तो
बहिश्त मिलने की बात है, क्योंकि आपस में हो जाए तो ये जो फौजी हैं कम हो जाएं, आपस में कोऑपरेशन से तजारत और मिलना जुलना हो जाए और हम सब मिलके इस खित्ते को उठाएं, क्योंकि यूरोप वगैरह में अब कुछ नहीं रहा, अगर है तो सब इसी तरफ साउथ एशिया में है, जनूबी एशिया में, और कल को खित्ता जो आएगा उभर के वो यही है। लेकिन ये तभी हो सकता है कि आपस की लड़ाइयाँ, आपकी कुदूरतें और दुश्मनी कम हो, ख़त्म हो, तभी तो होगा। और एक इसे हम साउथ एशिया यूनियन बना लेंगे, जिसमें कि एक ही वीज़ा से हर जगह कोई जाए, अपने अपने मुल्क रहेंगे आज़ाद, अपने अपने असम्बली रहेंगी, सावरन रहें, लेकिन ये कि आना जाना, मिलना जुलना, तजारत और सब चीज़ें, ये ख्वाब है। कुलदीप नायर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अब व्यूअर्स, ये तो बात हो गई जरा कुछ पाक भारत संजीदा मौजूआत की। लाइटर मोड में भी जरा कुछ बात कर लेते हैं और एक खबर शामिल करते हैं। भारत में लगता है लोगों को थूकने की बहुत आदत हो गई है। भारत की म्यूनिसिपल कमेटियां लोगों के थूकने की इस आदत से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और अगर हम थूकने की बात करें तो थूकने पे बहुत सारी आपने मिसालें या मुहावरे भी सुने होंगे, जैसे कि खून थूकना, गुस्सा थूकना या थूक के चाटना। 2011 और 12 की अगर हम बात करें तो इस थूकने ही की वजह से भारत की म्यूनिसिपल कमेटियों ने लोगों पर 2.25 करोड़ रुपए तक के जुर्माने आयद किए हैं। क्या कुछ और हुआ है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दूसरों पर कीचड़ उछालने वाला मुल्क भारत इन दिनों अंदरूनी गलाजत की जद में है। एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मुंबई जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में लोगों में थूकने की बीमारी आम है। भारत का दारुल हुकूमत तो नई दिल्ली है, लेकिन थूकने की बात करें तो मुंबई ने तमाम शहरों को पीछे ही छोड़ दिया है। यहाँ थूकना मना है। ये जुमला मुंबई की अक्सर जगहों पर देखा जाता है, मगर वहाँ के लोग वही काम करते हैं जिससे उन्हें रोका जाए। इस आदत से भारत की म्यूनिसिपल कमेटियां बेहद परेशान हैं। थूकने से बेशुमार बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिसकी रोकथाम के लिए मकामी म्यूनिसिपल कमेटियों ने हाई कोर्ट से रुजू किया और एक पिटीशन दायर की, जिसके तहत उन्हें थूकने वालों के खिलाफ जुर्माने की इजाजत मिल गई। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल जुलाई से दिसंबर तक 6 माह के अरसे में लोगों के थूकने पर म्यूनिसिपल कमेटियों ने 2.25 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया। जुर्माना 200 रुपए, लेकिन अवाम ने इसका मजाक बना लिया। आते जाते गाड़ियों, रिक्शे, ट्रेन और चलते फिरते लोग बिला खौफ खतर थूक ही रहे हैं और नतीजा बीमारी और गलाजत। मजे की बात तो यह है कि लोगों के थूकने पर तो जुर्माना आयद किया जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि थूकने की आदत से बाजी नहीं आते। कोई पान गुटखा खाकर थूक रहा है तो कोई आदतन ही से कर रहा है। भारत को अब बात समझ में आ जानी चाहिए कि थूकना आसान होता है, लेकिन इसके असरात बहुत खतरनाक होते हैं। अमन बराबरी के लिए आसिम मुनीर, आज न्यूज़। और व्यूअर्स, दोस्ती 5 लफ्जों पर मुश्तमिल एक ऐसा जज्बा है जो जनूबी एशिया के दोनों एटमी ममालिक के लिए जितना अहम लफ्ज है उतना ही मुश्किल भी दिखाई देता है। और इस मुश्किल को दूर करने में पाकिस्तान और भारत की आला क़यादत मसरूफ़ अमल दिखाई देती है, लेकिन बरसों की अना और दुश्मनी की गर्द को साफ होने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। मज़बत सोच रखने वाले कहते हैं कि मामला मुश्किल सही, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये गर्द साफ ना हो सके। आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस बारे में आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अपना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस amn@aaj.tv पर। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फरीद रईस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।